बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और मौसम आज कैसा रहेगा ये सबसे पहले आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 37 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब हम लीड स्टोरी की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, टोकन टैक्स न देने पर गाड़ी पकड़ी जाएगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियां रखने के लिए प्लॉट भी ले लिया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान और रिजवान नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे। महकमा एक्साइज ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली, प्लॉट भी खरीद लिया कि गाड़ी पकड़ के कहाँ खड़ी करनी है, पार्क कहाँ करनी है। टोकन टैक्स जो नहीं देगा अब उसकी गाड़ी पकड़ी जाएगी। नहीं, ये इसका किराया पड़ेगा इनको, ये किराए पे है, ख़रीदा नहीं है इन्होंने। 5 कनाल का प्लॉट है और इनके ख्याल से कि इस 5 कनाल के प्लॉट पे 300 गाड़ियाँ वो पकड़ के, ये मेरे ख्याल है डराने के लिए ज़्यादा है, दिखाने के लिए ज़्यादा। ये वो हाथी के दांत हैं जो खाने के लिए नहीं है। खाएगा इनका अमला ही आज भी। और वो इसी तरह से जिस तरह से महकमा एक्साइज का पहले से काम चल रहा है कि बगैर टोकन वाली गाड़ियों को जिस तरह से जाने दिया जाता है प्रोटोकॉल के साथ, वैसे ही चलेगा। शायद ये प्लॉट पे अफसरान की अपनी गाड़ियाँ पार्क हुआ करेंगी या इक्का दुक्का कोई गाड़ी जो नज़र भी आती है। एक्साइज की तरफ से क्रैकडाउन किया जाता है वो मैसिव लेवल पर नजर आता है। लेकिन फ़ायदा नहीं है इस तरह के क्रैकडाउन से। बेहतर है कि आप एक कानून बनाएं कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं और जिनके टोकन लगने हैं वो टोकन मुस्तकिल बुनियादों पर लग जाएँ, और जो नई गाड़ियां हैं उन पर जब गाड़ी खरीदी जाए उसी वक्त उसकी फॉर एवर टोकन फीस जो है जमा करा दी जाए। इस तरह की जब तक कानून साजी नहीं होगी, ये हर साल की जो हैज़र है, जो इस तरह का स्टाफ है जो सब गाड़ियों की पकड़ दकर करते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें मामलात को जो है ईजी वे में लेके जाना चाहिए। वन विंडो ऑपरेशंस जो हैं जिनको कहा जाता है उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि आप लोगों को ये कहते हैं कि लोग महकमा टोकन फीस जमा कराने के लिए हर साल जाएं, दफ्तर में जाएं, लाइनें लगवाएं, अपनी वो जो कॉपी है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक है उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगवाएं या वो लगवाएं। इस तरह के मामला से अब लोगों को निकालना चाहिए। जिन्होंने टोकन टैक्स नहीं दिया ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो टैक्स हैं, रियासती टैक्स हैं, वो पे करने चाहिए और उसके लिए कोई ऐसा आसान तरीक़ाकार हो कि वंस फॉर एवर ये मामला खत्म हो जाए, गाड़ी है वो जिसमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, टोकन टैक्स भी हो जाए। मरतबा बास ऐसे अक्सर बल्कि लोग हैं जो कि गाड़ी बैंक से ले लेते हैं, उनके लिए यकमुश्त अदायगी करना जो है वो शायद पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने बजट से इतने पैसे निकाल के जो है वो यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते। शायद ये इंस्टॉलमेंट बड़ी बेहतर चीज़ भी है ऐसे लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते और यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते टोकन टैक्सेस की। लेकिन आम मुशाहिदे की बात यही है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जब भी क्रैकडाउन करता है तो सड़कों पे जो नाकाबंदी की जाती है शायद वो उतनी उसके लिए मौसर साबित नहीं होती कलेक्शन के लिए जितनी के ट्रैफिक फ़्लो को मुतासर कर रहे होते हैं। आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं और लोगों को दूर दूर लंबी लाइनें दूर दूर तक लग जाती हैं। तो कोई मौसर इसका निज़ाम होना चाहिए। जिस तरह अभी प्लाट तो ख़रीद लिया गया है, पिछले दिनों अली शाही जिन्होंने खबर दी, हमारे रिपोर्टर, उन्होंने पिछले दिनों एक खबर दी थी जिसमें लाखों नंबर प्लेट्स जो हैं एक्साइज के दफ्तर में पड़ी थी और वो डिलीवर नहीं। तो अपने एंड पे भी महकमे को देखना चाहिए कि जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको भी दूर करें और जो सिस्टम में लूप होल्स मौजूद हैं। अच्छा, एक स्मार्ट कार्ड भी तो बनाया जाना था जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और टोकन टैक्स के हवाले से, क्या वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो टोकन टैक्स के हवाले और रजिस्ट्रेशन का जो आपका, और इन्होंने सही कहा कि वो जो मशीन है जिसकी अली शाही ने खबर भी दी थी, और उसमें वो जहाँ पर आप गाड़ी ख़रीदते हैं वहीं से आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। और उसके लिए आपने शहर के 7 बड़े डीलर्स जो हैं उनका इंतखाब किया है कि आसानी रहेगी उससे, शुरू में ये बहुत आसानी है, ये बहुत आसानी है। और इससे भी ज़्यादा आसानी इसमें है कि आप अब लोगों को उनके नाम की नंबर प्लेट दें। नाम से मुराद है कि उनके नाम पर नंबर प्लेट हो, गाड़ी वो जो मर्जी रखें, जो मर्जी तब्दील करें, नंबर प्लेट वही रहेगी उनकी। उससे आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी और इसमें मेरा ख्याल है कि क्राइम पर काबू पाना भी। दूसरा, मैं ज़रा रिजवान नकवी से इख्तलाफ करता हूँ कि जो बंदा 10, 12, 15 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, चाहे वो बैंक से ले रहा है, 8, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, छोटी से छोटी भी आपकी, वो ले रहा है, तो क्या वो 50,000 टोकन नहीं दे सकता? जहाँ पर वो 8 लाख खर्चता है वो 8.5 लाख पे खर्चे ना।
ताकि वो टोकन एक दफ़ा पे करे, वो तमाम हैजल से बच जाएगा। हमने अपनी जितनी गाड़ियाँ पर्सनल हैं उनके टोकन फॉर एवर ले लिए ताकि वो उस हैजल से बच जाए, जो कि हर साल उठाना पड़ती है। एक स्टिकर लगता है और उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो ठीक है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो परेशानी से बचना चाहते हैं तो बर वक्त जो है टोकन टैक्स पे करें, बिल पे करें, तो मेरा ख्याल है कोई परेशानी नहीं होगी, लाइनें नहीं लगेंगी और ये जो अमला पैसे लेता है इससे भी लोग महफूज रहेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप इस सिस्टम को डेवलप कर लो तो चीज़ें बहुत सी बेहतर होंगी। सिमल, 2 सिस्टम डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। एक, आपकी जितनी गाड़ियाँ हैं इसमें सिम्स लगना बहुत ज़रूरी है। वो चिप्स लगना जिनको आपने कहा था कि नंबर प्लेट के अंदर होएंगी, उसके स्कैनर्स लगेंगे, वो गाड़ी जहाँ जाएगी मूव करेगी वो नज़र में होएगी। और जर्मनी से वो सिस्टम आ रहा था, वो पता नहीं कहाँ गया, 4-5 साल पहले की बात है, वो लगना चाहिए। और दूसरा, इस तरह की जो टैक्सेस हैं इनके लिए कोई ऐसा मौसर निज़ाम हो कि लाइनें ना लगें, लोगों को परेशानी अब ना हो। ईद के रोज़ से जो है वो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और खरीदे जाने वाले 5 कनाल के प्लॉट में 300 गाड़ियाँ खड़ी करने की। ईद के दिन से तो ये ईद खराब कर रहे हैं मेरा ख्याल है। ईद पर अगर लेकिन आई थिंक ये वार्निंग दी जा रही है, छोड़ देती है। अगर ईद के दिन से, इस खबर के अंदर ये है ईद के दिन रोज से टोकन टैक्स ना देने यानी ईद उल अज़हा के दिन पर कुर्बानी की जाएगी। यही मैं कहता हूँ कि हमें सिस्टम एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें लोगों को इस तरह की परेशानी से अब निकालना चाहिए। पहले आपको पता है कि बैंक्स में लाइन लगा करती थी कि आपने अपने ही इलाके के एक बैंक में आपने जाके बिल पे करना है। जब आपने किया कि तमाम बैंक्स में आप बिल पे कर सकते हैं, एटीएम मशीन पे कर सकते हैं, अब आपको कहीं कोई लाइन नजर नहीं आती। आसान, आपने आसान कर दिया ना, सहूलियात फराहम कर दी। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अभी लागू किए गए और उनके बहुत बेहतर नताइज भी आ रहे हैं। उनमें अगली हमारी खबर है 220 रेस्टोरेंट्स में इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नस्ब किया गया। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर 220 रेस्टोरेंट्स में इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया गया। सेल्स टैक्स बढ़ाने में मदद मिल रही है और जो डाटा इकट्ठा किया गया 28% तक जो सेल्स टैक्स की वसूली है उसमें भी इजाफा हुआ है। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर हमारी 220 रेस्टोरेंट्स में इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब। आमिर भाई, एक अच्छा मंसूबा है ये। इससे पहले भी जो पहले फेज़ में किया गया उसमें भी सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा था। आप मॉनिटर बेहतर तरीके से कर सकते हो कि कितनी सेल्स हो रही हैं और फिर टैक्स कितना पे करना है। बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि लाहौर में बिजनेस ही एक रह गया है और वो ये खाने पीने का है। आपके पास कोई तफरीह नहीं है। कोई आप हर जगह पे आप डरा रहे हैं लोगों को। लोग ना सिनेमा जाते हैं ना पार्क्स में जाते हैं। बच्चों के लिए आपने झूले बंद कर देते हैं पार्क्स में। लोगों के पास एक ही तफरीह है कि शाम को उठे, अपने काम से गए, नौकरी से गए और कहते हैं चले जी बाहर खाना खाते हैं। उस पर भी ये जो हैं, जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, ना म्यारी खाना देते हैं जिस तरह से फूड अथॉरिटी काम करती है, और ना पूरा टैक्स देते हैं। आपको एक हाथ से लिखी हुई पर्ची देते हैं। ये मैं आपके इसी प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि खुदारा जिस रेस्टोरेंट में जाएँ उससे कहें कि मुझे पक्की रसीद काट के दे। और उस पर तो आप पंजाब गवर्नमेंट ने, ये तो ज़्यादा अच्छा तो रिजवानक भी बता सकते हैं, बट पंजाब गवर्नमेंट इस पर प्राइस भी दे रही है। वो एक नंबर दिया हुआ है, मैंने भी लिया, कुरानदाजी भी हुई थी और इनामात दिए भी थे ताकि लोग इस तरफ आएँ और लोग खुद से जो है वो मुतालबा करें रसीद का। और रसीद पहले नहीं देते थे और पक्की रसीद तो बिल्कुल नहीं निकाल के देते थे, कच्ची रसीद जिस तरह आमिर भाई बता रहे हैं। बल्कि अब तो एक नया ट्रेंड चला है कि कान में बिल बता दिया जाता है कि जी आपका इतना बिल है, उस पर आपको ये 50-60 रुपए छोड़ दिए जाते हैं अगर आप रसीद नहीं लेते। नहीं, वो कान वाला बिल जो है वो शायद डीपीआर में होएगा, बट जो बिल अब दिखाते हैं वो उन्होंने वो क्या इसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फट्टी सी आपने पकड़ी होती है टैबलेट के अंदर, उसके अंदर लाके दिखा देते हैं ये आपका बिल है। मैं सीधा साधा बंदा हूँ, इस टैबलेट में लाके तो आपके सामने ऐसे कहते हैं जी ये बिल है आपका। आप उस पर करेक्ट पे आपने उंगली लगाई, आपका वो कहते हैं जी कार्ड दें या पैसे देना दे, ये और आपको कोई उसकी रसीद, आपको उसकी कोई रसीद नहीं मिलती। ये अब नया ट्रेंड जो रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है, ये होता है। बल्कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने बिल फिर उनसे लिया, फिर वो मैंने शाह जी से नंबर लिया, शाह जी को याद फिर आई थिंक ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो डिमांड करें कि हमें कंप्यूटराइज्ड बिल की कॉपी दें। और अगर हम पूरा टैक्स देते हैं, अभी टोकन टैक्स की बात कर रहे थे, अगर हम पूरा टैक्स देंगे तो हमें एहसास होगा कि टैक्स की अहमियत क्या है और हमारा राइट कहाँ पे है। अगर हम फिर वैसे भी अगर आप पक्का बिल लें या कच्चा बिल लें, टैक्स तो आप पे कर ही रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, आगे से वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं, ये बिल्कुल सिंपल यही हो रहा था कि जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं वो बिल्स में से विद होल्डिंग, बतौर विद होल्डिंग एजेंट वो टैक्स ले लेते थे। आपके पास पूरा वो बिल आता है, आप उसके एंड पे देखें कि इतने % जो है वो आपका ये टैक्स है, 17% आपका ये टैक्स है। और उसमें अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें जो अपनी माहाना सेल्स जो है वो 4 लाख रुपए जाहिर कर रहा था,
उस पर टीम बिठाई गई। टीम ने जब मॉनिटरिंग की, उसकी पर मंथ जो सेल्स हैं उसका रिकॉर्ड मुरतब किया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि उनकी रोज़ाना की सेल्स जो है वो 2,22,000 रुपये से तजावज़ करती है। तो उनकी सालाना जो उनकी मंथली सेल थी वो 66 लाख रुपए बन रही थी, जबकि वो जाहिर कर रहे थे 4 लाख रुपए। तो 64 लाख का एक लंबा चौड़ा डिफरेंस था, वो रिम्स के ज़रिए पकड़ा गया। और अभी शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, पोश इलाके या फूड स्ट्रीट्स हैं, उनमें मजमूई तौर पे 220 रेस्टोरेंट्स में रिम्स लग चुका है, और जिससे खातर इजाफा हुआ है। बकौल PRA के 28% ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा अभी 400 तक इसका दायरा कार बढ़ाने के लिए शहर के 400 रेस्टोरेंट्स में रिम्स लगाने के लिए चेयरमैन PRA ने टारगेट दे दिया दिसंबर तक का, कि इन 4 माह के अंदर अंदर शहर में 400 रेस्टोरेंट्स में जो है वो रिम्स लगाया जाए। अच्छी बात है, कस्टमर से आप टैक्स लेते हैं और आप आगे पे नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मंसूबा है उन मालिकान को पकड़ने के लिए कि वो टैक्स जो है वो गवरमेंट के और ये वो टैक्स मनी है जो हमारे काम आनी है, नहीं डाल सकते, वो और बाद में हमारे काम आनी है, डेवलपमेंट पे लगनी है। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ चलेंगे। शहरियों को हेल्पलाइन के जरिए एम्बुलेंस सर्विस देने का फैसला किया गया है और अस्पतालों को जल्द नई एम्बुलेंस गाड़ियां जो हैं वो फराहम कर दी जाएंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसका खुद से ज़ाती तौर पे भी एक्सपीरियंस है कि आपको बवक्त ज़रूरत एम्बुलेंस नहीं मिलती है, और अच्छी एम्बुलेंस तो बिल्कुल नहीं मिलती है जिसमें ऑक्सीजन का भी हो। मेरी अपनी वालदा का जब पिछले साल इन्हीं दिनों में हम परेशानी में थे, तो मैं जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस के लिए ढूंढ रहा था कि जिसमें हमें ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस दस्तयाब हो, क्योंकि डॉक्टर उसके बगैर उनको शिफ्ट करने को तैयार नहीं थे। तो ये एक ऐसा मसला है जिसने आज जब मैंने सुबह खबर देखी तो मैंने कहा शुक्र है किसी को ये ख्याल तो आया कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसी एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। अगर मुझे घर पे ज़रूरत है तो घर पे वो पहुँचे। हर काम रेस्क्यू का या हर काम पुलिस का या हर काम बाकी इदारों का नहीं है। रेस्क्यू को भी तो अपग्रेड कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी मजीद देखिए रेस्क्यू कहाँ जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपके हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स में होएगी, आपके करीबी इलाकों में एक नया सेंटर बन जाएगा जहाँ से आप मरीज़ को पिक कर सकते हैं, उसको तिब्बी इमदाद के लिए बवक्त पहुँचा सकते हैं। रेस्क्यू भी एक रहेगा। देखिए इसमें ये तो नहीं लिखा कि रेस्क्यू का सिस्टम खत्म हो जाएगा, रेस्क्यू का भी रहेगा, लेकिन ये मेरा समझता हूँ कि एक नए पॉइंट्स बन जाएंगे एम्बुलेंसेस के लिए कि वो वहाँ पे मौजूद होंगी और हॉस्पिटल वाले जो हैं भेज के तो मरीज़ को बुला लेंगे। इक्विप्ड भी होंगी और टेक्निकल जो स्टाफ है इस हवाले से, तिब्बी इमदाद के हवाले से, वो भी इनमें मौजूद होगा। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ लगी, इस पर ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल सही। रिजवान आप क्या कहेंगे इस पर? सिमल बिल्कुल, ये चूँकि आम आदमी से बल्कि हर घर से जुड़ा हुआ मनसूबा है कि मौत का तो कोई पता नहीं है, बरहक है और किसी भी वक्त आनी है। तो आम आदमी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, एक तो इसके रेट्स जो हैं वो उनका तयन होगा कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी रेट्स के हवाले से, तो इस पर कोई बारगेनिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लोग उस वक्त परेशानी में होते हैं, बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फ़ोन कॉल करेंगे और एम्बुलेंस उनके दहलीज तक पहुँचेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून अपना जिस तरह पॉलिसीज़ में एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है कि हेल्थ की तरफ आपने देखा होगा कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हस्पताल बनाने का मंसूबा जो है उस पर काम शुरू किया जा रहा है, तो इसी तरह हेल्थ सेक्टर में अभी जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा मंसूबा है और लाहौरियों के लिए बिलखुसूस ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्हें एक अच्छी सर्विस मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन भी होगी, जिसमें ट्रेन ड्राइवर्स भी होंगे और अच्छे तरीके से लोगों को उनके घर की दहलीज पे जो है वो। इसमें मैं एक और भी इजाफा कर दूं कि इसमें जो हमारे केस हैं, जो जलने के केसेस हैं, उनमें बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। जो बर्न यूनिट्स हैं वो हॉस्पिटल में नहीं है, पहले तो वो बनने चाहिए और उसके बाद ऐसी मोबाइल सर्विस भी होनी चाहिए जो इस तरह के मरीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से क्योर करके हॉस्पिटल्स तक के बर्न यूनिट्स तक पहुंचाएं। तो उन मोबाइल्स का भी अगर इजाफा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जो जलने के वाक़यात हैं, जिस तरह खुदा ना खास्ता किसी पे तेज़ाब कोई फेंक देता है, जिस तरह वाक़यात इक्का दुक्का नज़र आते हैं, तो वो हॉस्पिटल तक पहुँचते हुए जो है वो रिकवर होने के काबिल नहीं रहता, डैमेज हो जाता है बहुत तो ज़्यादा। तो अगर फर्स्ट एड का वहाँ पे उसमें इंतज़ाम भी हो एम्बुलेंस में और ट्रेन स्टाफ भी उसमें मौजूद हो जो कि घर की दहलीज पे ये सहूलत दे, तो शायद जो हस्पताल और घर से हस्पताल का जो एक दुरानिया है, जो फासला है, जो वक्त लगता है, उसमें शायद उसके लिए कुछ बेहतरी लाई जा सकती है। उसकी रिकवरी में शायद वो काफ़ी मौसर साबित हो सकता है अगर उन्हें वहाँ पे ये सहूलत दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आमिर भाई, कल छुट्टी का दिन था, रिजवान साहब आपको पता है ईद भी करीब आ रही है, तो शहरी जो है वो कुर्बानी का जानवर लेने के लिए मंडियों की तरफ चले गए। मंडियों की सूरत हाल क्या है? कीमतें तो ऐसे हैं जैसे
आप हाथ भी नहीं लगा सकते अब जानवरों को। अच्छा, ये इससे पहले ऐसी तरह से होता है, जो व्यापारी है असल में ये गांव नगर नगर घूम के तो ये जानवर इकट्ठे करते हैं। ये पालने वाले व्यापारी इनमें बहुत कम होते हैं, जिनके फार्म हाउसेज हैं वो आते हैं, वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं। बाकी ये वो लोग हैं जो जगह जगह से मुख्तलिफ गाँव से जाकर, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, तो वो वहाँ से बकरे इकट्ठे करते हैं, गाय इकट्ठे करते हैं, वो लेके आते हैं बेचने के लिए। और मंडी की जो अभी तक की सूरत हाल है, वो जो मैं प्राइस हाइक की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो व्यापारी मुंह खोल के बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। अभी ईद में दिन हैं, 8 दिन हैं अभी मौजूद हैं, 8 दिन हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ईद होगी, तो अभी 8 दिन हैं। तो इसलिए गाहक भी जो है अभी इंतज़ार में है कि रेट जो है वो मुनासिब हो। और व्यापारी जो भी व्यापारी हैं, मेरी उनसे भी इल्तमास है, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अभी से वो रेट को कम करना शुरू करें ताकि जानवर बिकना शुरू हो, ईद का एक मोमेंटम बने। अभी वो बना नहीं है। अभी आपको गलियों बाजारों में बच्चे और लोगों के यही रिव्यूज आ रहे हैं। कल भी लोग यही कह रहे थे कि जानवर खरीदने गए हैं लेकिन खाली हाथ वापस आ रहे हैं क्योंकि बजट से बहुत आउट है। आप बकरा नहीं ले सकते, बकरों की कीमतें तो बहुत हाई हो गई। उसमें शायद इंतजामिया की भी खामियां हैं। आप देखें कि शाहपुर कांजरा आप देखें अमर भाई के मंडी मवेशियां शाहपुर कांजरा में, वहाँ पे बाहर से चारा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अंदर 2 गुना ज़ायद नरखों पे बेचा जा रहा है। तो वो फिर व्यापारी जो है जूं उस पर वो बर्डन बढ़ता जाएगा, वो रेट्स बढ़ाता चला जाएगा। वो यही कहते हैं कि जी हमें चारा अंदर से महंगा मिल रहा है, उसके अलावा खाने पीने की अशिया जो हैं वो काफ़ी महंगी मिल रही हैं वहाँ पे। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खरीदार पे डाल रहे हैं। असर होना चाहिए, उसको चारा महंगा खिलाना पड़ता है तो उसको जो 10-8 दिन के बाद जानवर बेचना है उसको 8 दिन पहले बेचना दोनों साइड पे है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है व्यापारी भी। अगर पहले कर दे तो उसका जानवर भी बिक जाएगा और उसका वो खर्चा भी जो है वो चले। इस हवाले से, चारे के हवाले से तो मैं इंतजामिया से हमेशा कहता हूँ कि साफ पानी पीने का, चारा, इन चीज़ों पर कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए चीज़ें। अगली खबर हमारी, सरकारी ठेकों में हेरा फेरी हुई थी और 200 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। रिजवान साहब आपसे शुरू करेंगे। सीमल, ऐसी बेशुमार कंपनियां हैं जो कि सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। जिन सर्विसेज के लिए वो ठेका लेती हैं उनको जो क्राइटेरिया उन्हें दिया जाता है उसको मीट नहीं करती। इसी तरह की 200 कंपनियों को जो है वो इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है। आप देखें कि हॉस्पिटल्स में जो कंपनियां अद्वियात फ्राहम करती हैं उनमें से कई कंपनियों के एंटी करप्शन में केसेस चल रहे होते हैं, इंक्वायरीज चल रही होती हैं कि जो अद्वियात उन्होंने उसमें तय की होती हैं, जो नर्ख बताए होते हैं, वो MS साहिबान के साथ मिल के या डॉक्टर साहिबान के साथ मिल के महंगे दामों अद्वियात फ़रोख्त करके आम जो सरकारी ख़जाना है उसको वो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। और मिली भगत करके करोड़ों रुपया जो पब्लिक का होता है, जो आवाम के टैक्स से इकट्ठा होकर सरकारी ख़जाने का हिस्सा बनता है, उसको इस तरह से लूट मार की जा रही होती है। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा इकदाम है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो वो वादे करके आती है या जिस चीज़ का वो ठेका लेती है, अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती तो उसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। 200 से ज़ायद कंपनियों को जो है वो हुकूमत ने इस तरह ब्लैकलिस्ट किया। बिल्कुल सही आमिर भाई, 200 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो क्या होगा? एहतसाबी होगी? कुछ नहीं होगा। ये 200 जो हैं ये नाम बदल के 200 फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगी, फिर वो मिली भगत से लूट मार करेंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह से मीटर रीडर नहीं होता आपका। मीटर रीडर कहता है जी आप मेरे साथ मिलें, मैं आपको पर्ची देता हूँ, पैसे लेता हूँ, आपको इतना बिल आएगा। जब मौका आएगा ये मीटर डिफ़ॉल्ट करार देकर मैं इसको उतारूंगा, नया मीटर लगा दूंगा। तो ये नई कंपनी जो है नए नाम से सारी रजिस्टर होती है। पाकिस्तान में इसके लिए एहतसाब के लिए कोई मुनासिब मैं समझता हूँ कानून है ही नहीं, और जहाँ पर है वहाँ पर हम। लेकिन आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो फिर हिसाब कौन देगा उस हेरा फेरी का? नहीं, कुछ नहीं होगा ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, आपने ब्लैकलिस्ट करके आपने उनको तो एक तरफ कर दिया कि ये ब्लैकलिस्ट हो गई। यही लोग एक नए नाम के साथ किसी अपने ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ जो इन कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं उनको भी चेक लिस्ट में रखना चाहिए। उनके ID कार्ड्स अगर वो उसी से रजिस्टर्ड करवाते हैं दोबारा नई कंपनी, तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहले उनसे जो इसकी सजा है वो उन्हें मिलनी चाहिए। पुराना तो हिसाब किताब कर लें आप। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि दोबारा नाम अमर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बंदा जो कि टैक्स में डिफॉल्ट करता है वो अपना मीटर उतरवाता है, नए नाम से मीटर लगवा के एक नए नाम से NTN बनवाने के बाद कारोबार शुरू कर देता है। आसान है ये। तो उन पे एक विजिलेंस का एक सिस्टम होना चाहिए, बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो कि क्रॉनिक किस्म के डिफॉल्टर हैं या ब्लैकलिस्ट में हैं, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय आप उसके ओनर को ब्लैकलिस्ट कर दें तो शायद चीजें जो हैं वो बेहतर। नहीं, ये ऑनर इसमें शामिल होगा, बट वो होगा कौन? वो देखे ना, उसका कोई भाई, भतीजा, भांजा, वो किसी नए नाम के साथ एक शनाख्ती कार्ड देगा और नए नाम से रजिस्टर करा लेगा।
बाकी ट्रैक उनको पता है, वो जो पाकिस्तान में ट्रैक है फाइल को चलाने का, वो उनको पता है, लिहाजा वो अगले 10 दिन में वो कंपनी हो जाएगी और नए ठेके लेने शुरू करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़न, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़र, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेयर ऑफ सेफ्रॉन यूके मौजूद हैं, सरफराज अंजुम साहब। अभी रिसेंटली मई में उन्होंने अपनी मेयरशिप का चार्ज संभाला और इससे कबल भी 2007 में भी मेयर रह चुके हैं। सो हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और बात करेंगे वहाँ पर सिस्टम किस तरह से डेवलप है, किस तरह से चीज़ें बेहतर की जाती हैं, कल्चर को अलाइव किस तरह रखा जाता है, और फिर एज अ पाकिस्तानी मेयर वहाँ पर अभी जो इन्होंने चार्ज संभाला उसके बाद उनके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। एंड आई थिंक आप लोग हमारा प्राउड हैं जब आप इंटरनेशनली कहीं ऐसी जगह पर पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तानी कोई अहम इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो वो पाकिस्तान का प्राउड और एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो डेवलप होता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। क्या मसरूफियात चल रही है सर पाकिस्तान में, आप आए हुए हैं? पाकिस्तान में जी कुछ तो मेरी मसरूफियात हैं, ऑफिशियल भी हैं जी, जो मुझे इन्विटेशंस मिले थे पाकिस्तान से एज अ मेयर, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और दूसरा मेरी फैमिलीज़ के मेंबर भी कुछ हैं, उन दोस्त अहबाब को मिल रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें और 2 वीक के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में आके, लाहौर में आके आपको कैसा लगता है? मतलब यहाँ भी डेवलपमेंट लाहौर में बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत खूबसूरत शहर है, लोग अच्छे हैं। और मैं बेसिकली आपका ताल्लुक फैसलाबाद से? फैसलाबाद से है जी, बिल्कुल जी, फैसलाबाद। आपने शिफ्ट कब किया? आप इंग्लैंड कब गए? मैं गया था इंग्लैंड 1980 में जी, और फिर अभी 36 ईयर्स हो गए। फैसलाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया था, अब वो यूनिवर्सिटी बन गया है जी। फिर 2 साल लाहौर रहा ग्रेजुएशन के बाद, लाहौर से फिर मैं चला गया जी, इंग्लैंड में चला गया, अब वहीं पर रह गया। तो कभी सोचा था कि वहाँ आप जब जा रहे थे तो बिजनेस तो डेवलप करना ही था, लेकिन आपने कभी ये सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे और फिर मेयर ऑफ द सिटी बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। कभी मेरे वहमो गुमान में भी था, नहीं था ऐसा कि ऐसा होगा, बस ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो कैसे इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई और फिर किस तरह आपने स्टेप इन किया? मैं आस्ता आस्ता जब थोड़ा सा बिजनेस ठीक हो गया जी वहाँ पे, तो फिर मैंने जो वहाँ के रफ़ाई काम होते हैं, जो पार्ट लोकल हमारी पॉलिटिक्स होती है, उसको मैंने ज्वाइन किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं काउंसलर खड़ा हुआ, फिर मैं वो जीता। अब मैं आप यकीनन खुश होंगे कि ये मेरा 7वां इलेक्शन था, 7th टाइम, एंड आई नेवर लॉस्ट, ऑलवेज आई वन द इलेक्शन। लोग आपको पसंद करते हैं जी, और लोगों की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। सरफराज साहब, जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो नर्वसनेस थी कि बहुत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑब्वियसली डेफिनेटली डिफरेंट है, वहाँ पर और तरह से चीज़ों को देखना पड़ता है, तो नर्वसनेस थी? काफ़ी डिफरेंट है वहाँ का जी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये वहाँ पे हमारे कैंपेन इलेक्शन और तरह चलती है, यहाँ पे और तरीके हैं, लेकिन वो मैंने फिर वही तरीका अख्तियार किया जो वहाँ पे होते हैं जी। तो उससे मैं पहली बार जब जीता तो फिर मेरा हौसला बढ़ा और मुझे बैकिंग थी पूरी लोगों की जी, अल्लाह की फजल से। जो हमारी कम्युनिटी में ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि 99.9 वो जो हमारी वहाँ की जो इंग्लिश कम्युनिटी है, हमारे जो इंग्लिश लोग हैं वो हैं वहाँ पे। और आपको यकीनन खुशी होगी ये जानकर कि मैं वाहद हमारी एक पाकिस्तानी फैमिली है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में। देयर इज़ नोबडी एल्स इन पाकिस्तान, नोबडी एल्स, एंड दे सपोर्ट यू, दे सपोर्टेड मी। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्या इसकी रीज़न उसमें पता क्या है जी, ये जो हमारे वहाँ की मामलात है ना जी, आप जो है ना लोगों में बसें, आप लोगों के साथ चलें, लोगों के उनके जो रफ़ाई काम है वो करें आप उसमें। और ये जो, और दूसरा उनमें पता क्या जी, ये चीज़ नहीं है कि ये कोई अक़लियत से तअल्लुक़ रखने वाला बंदा है, मुसलमान है, पाकिस्तान से तअल्लुक़ है, ये तो सब वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है जी। मैं इस चीज़ को नहीं, बिल्कुल बॉदर नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता, काम देखे जाते हैं। हाँ, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी आपको, बहुत ट्रस्ट, मतलब जैसे आपने कहा कि 99.9% जो है वो इंग्लिश कम्युनिटी है, जो इंग्लिश लोग हैं वहाँ के। उस वक्त बहुत आसान था। मेरे पिछले जितने भी 6 इलेक्शन मैंने जीते तो वो आसान थे मेरे लिए, मैं जाता ही नहीं था जी। इस बार जब मेरी बेटी भी खड़ी हुई और मैं पार्टी जो हमने बनाई तो उसमें हम चाहते थे हमारी पार्टी जीते, तो आई वॉज लीडिंग द पार्टी विद माई अदर कोलीग्स, एंड मैं लोगों की कैंपेन चला अपने पे। जो मेरा हल्का था जहाँ से मैंने खड़ा था तो वहाँ पे तो मैं जाता ही कम था, तो मैं लोगों के लिए जाता था। अपनी बेटी मेरी खड़ी थी, बहू मेरी जी, उसके लिए बैरिस्टर आशा अंजम, उसके लिए वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, अभी चेयरमैन बनेंगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वहाँ पे वो, तो वो उसके लिए जाता था मैं। मुझे अपना कुछ ज़्यादा, फिर आखिर पे मैंने सोचा कहीं ये बात ना हो जाए कि मैं खुद ही हार जाऊँ,
क्योंकि मैंने अपना वो एरिया जहाँ से मैं खड़ा होता था वो चेंज किया जी। चेंज किया था। फिर मैं लास्ट जो 10 दिन थे ना जी, फिर मैंने बहुत वहाँ पे काम किया जी। एवरी सिंगल हाउस आई वेंट 3 टाइम 4 टाइम एंड आई मीट देम एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं, क्योंकि पूरे ज़िले में किया ना जी, एक ही हमारी फैमिली है और आप वहाँ पे जाएं तो आपको कोई एड्रेस की ज़रूरत भी नहीं है। माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं कि ओवर द इयर्स जब जब आपने इलेक्शन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया, यू ऑलवेज वन द सीट, तो वो आपको जो ट्रस्ट और भरोसा है वो तो हमेशा से ही मिलता रहा बिल्कुल जी। इसलिए मैं कभी भी कंपेन नहीं अपनी चलाता, मैं दूसरी अपनी पार्टी के लोगों की चलाता हूँ वहाँ पर कंपेन। और ये मैं बस जब ये हुआ इलेक्शन जी, तो वो हुआ ऐसे, आपको भी खुशी होगी कि मैं सबसे सीनियर था, 28 ईयर से मैं काउंसलर हूँ। अच्छा। तो आई एम द मोस्ट इन ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, सो लामहल्ला मुझे ही होना था मेयर, तो फिर मैं बन गया। तो आपकी पार्टी में इंग्लिश लोग भी हैं जो सब इंग्लिश हैं जी, क्योंकि वो सारी 99.9 लोग ही सारा हैं उसमें हमारा तो कोई एशियन तो बंदा ही नहीं है ना वहाँ पे जी। पूरे आप अगर करें, ये एसेक्स काउंटी है ना जी हमारी, उसमें ये पार्ट जो है ना जी, यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई, जब हमारे लोग जाते थे 60 में, वो जाते थे उन इलाकों में जहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती थी, कारखाने होते थे, वो जॉब ये करते थे। अब ये वाहद इलाका है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री को कारखाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सेटल नहीं हुआ जी। तो हम तो ऐसे हो गए कि बस वहाँ पे भाई थे बड़े मेरे, मरहूम जमील अख्तर मेरे भाई, वहाँ माशाल्लाह मैं उनके पास गया, बहुत अच्छे इंसान थे, तो वहाँ पे मैं सेट हो गया जी। फिर मैं वहीं रहा, भाई चले गए कैम्ब्रिज सिटी में चले गए, लेकिन मैं वहीं पे रहा अपने बच्चों के साथ। तो फिर अभी तो हर बच्चा जो पैदा हुआ है पिछले 36 ईयर्स, मैं सबको जानता हूँ, शायरन को जानता हूँ, डेविड को जानता हूँ, एवरीबॉडी। बिल्कुल सही, वो सारे के सारे वहीं पर, और वहीं पे आपकी भी ज़िंदगी गुजरी। और 36 ईयर्स एक लंबा टाइम होता है जो आप किसी को देते हो सपोर्ट के लिए या अपना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। आई थिंक आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। अच्छा, वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो डिमांड है कामों के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, वो बहुत डिफरेंट है। सो आपका एम क्या रहता है हमेशा कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी, किस तरह उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बरकरार रहे? बिल्कुल जी, वहाँ पे ऐसे होता है जैसे आप देखिए घर होते हैं, जब लोगों की आप एक्सटेंशन लोगों ने करवानी होती है या स्कूलिंग के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों को वहाँ पे एडमिशन का मामला होता है, या आप इस तरह कह लें कि चैरिटीज़ के काम होते हैं, फंड रेजिंग करना होता है चैरिटीज़ के लिए, डिफरेंट चैरिटीज़ हैं, उसमें हम लोग फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। और उन लोगों की फिर ये होता है सबसे बड़ी बात कि जब ये होती है ना जी, कोई फौतगी होती है, डेथ होती है, तो मैं रेगुलरली जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, उनकी सर्विस में, उनके अफसोस में शामिल होता हूँ जाकर, और ये चीज़ें करनी जाती हैं। और वहाँ पे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि वो जाके अफसोस के वक्त किसी के साथ खड़े हो। वो मेरी हैबिट है पिछले 36 ईयर से, और ये मेरे ख्याल काफ़ी काउंट करती है। इसीलिए आई थिंक आप आवाम में बहुत, वहाँ की आवाम में बहुत मकबूल हैं, और उसकी रीज़न भी है कि आप यू आर ऑलवेज देयर। और ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी फास्ट ट्रैक पर लाइफ है वहाँ पर कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। बट व्हेन पीपल नो कि कोई एक है जो हमेशा आपकी खुशी में गमी में बराबर का शरीक रहता है, तो फिर आई थिंक वो ट्रस्ट लेवल जो डेवलप होता है वो बनता भी है। नाज़रीन, हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेयर ऑफ सेफ्रॉन सिटी सरफराज अंजुम साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, आपकी बहू अभी आप ही के साथ जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो भी जीत गई, और उनकी भी एक पोस्ट है, क्या मतलब किस तरह से आपकी इंकरेजमेंट पर वो आपके साथ चली, या उनका खुद से शौक था? जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं शायद अब छोड़ देता हूँ पॉलिटिक्स को, तो चलो फैमिली में कोई ना आए आगे कोई, तो माशाल्लाह मेरी बहू को शौक है काफ़ी, बेटे को भी है, तो फिर बहू इलेक्शन वो अभी मेरे साथ है जी पॉलिटिक्स में, और प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर भी है वो, और जहाँ भी इंटरनेशनल वो लॉयर है, तो इसके साथ तो अब बाकी बेटियां जो हैं उनको, छोटी बेटी को इंटरेस्ट है जी। अच्छा। हाँ, जो यंगेस्ट वन, बट शी इज स्टडीइंग एट द मोमेंट एंड शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। उसको इंस्पायर करता है ये पॉलिटिक्स, वो उसको करता है। और बाकी बेटियां जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं है ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन वो मैं एक आपको जल्दी से सुनाता हूँ, वो ऐसे हुआ जब हमारे इलेक्शन, ये रेफरेंडम हुआ ना जी यूरोपियन यूनियन में रहने का, तो उसमें मैंने वोट दिया कि हमें अलहदा होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा फील करता था हमें अलहदा होना चाहिए। अब बाकी सारी फैमिली जो है उन्होंने वोट दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए। जब सुबह हम सो गए, सुबह तो रिज़ल्ट आए, तो मेरी बेटी, वो डॉक्टर है ना, बड़ा शोर मचा रही, उसने शोर मचाया। मैंने कहा क्या हुआ है बेटी? कहती है कि वो देखा आपने वोट दिया तो वो हम हार गए, वो देखे हम। तो मैंने कहा बेटी मेरे एक वोट से तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे वो है कि उनको है, बड़ी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह, उसको भी सियासत से नहीं है।
और उसमें दूसरा ये है जी, सारा फैमिली तो नहीं कर सकती ना सियासत। सही। हाँ, किसी वो बिजनेस भी, कारोबार और माशाल्लाह वो लेकिन आपको सपोर्ट करती है जब मुझे सपोर्ट करते हैं सब कैंपेन्स वगैरह में और बाकी बिल्कुल जी। चीज़ों में? मेरी जो वाइफ हैं वो सपोर्ट करती हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरी वाइफ जो है, जैसे लॉर्ड मेयर बनता है तो फिर उसकी वाइफ होती है ना जी, वो फिर उसका टाइटल होता है लेडी मेयर्स। सो शी इज़ लेडी मेयर्स। जैसे ये मुझे मिला हुआ है, उसको भी एक मिला इस तरह बिल्कुल का। सही, फिर जहाँ भी हम जाते हैं तो प्रोटोकॉल प्रॉपर होता है हमारा वहाँ पे जी, एवरीवेयर वी गो। एंड हमें भी फिर बिहेव उस तरह करना पड़ता है। वी डोंट वॉक इन द स्ट्रीट लाइक, शॉपिंग हम करने में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ पे घर की, वो हम सोचते हैं कि चलो बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहर में करते हैं जाके। अच्छा। वहाँ पे जाएंगे फिर हर को हेलो हेलो ये हो गया वो हो गया, फिर काफ़ी हो जाता है। तो वाइफ कहती है बाहर जाके करते हैं, ड्राइव भी करनी पड़ेगी आधा पौना घंटा, वहाँ पे कर लेते हैं, कम से कम टाइम बच जाएगा। ठीक है, जैसे टाइम ऑब्वियसली जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो फिर अपने लिए टाइम मैनेज करना और अपने लिए चीज़ें करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी आपका दिल करता है कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम आउट निकालना चाहिए? बिल्कुल जी। अब मैं एक, मेरी पोती है जी 3 साल की जी, अच्छा। अलीज़ा। एंड एक मेरा जी मेरी वो बेटी की बेटी है जी, वो भी 6 साल की, उनके साथ अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। सरफराज साहब, आप पिछले 36 सालों से वहाँ पर मुकीम हैं और फिर आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी आप बने और काफ़ी अरसे से इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर जो सिस्टम डेवलप है, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि यहाँ बैठकर पाकिस्तान में रहकर हमें लगता है कि बहुत ऐसा सिस्टम है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और लोगों को अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ का भी पता है। सो ये चीज़ किस तरह पॉसिबल है? देखिए, एक तो बात ये है जी, वहाँ पे जो जमहूरियत हमारी है, ये जब हकूक़ की हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मुद्दत गुजर गई है वहाँ पे, फॉलो कर रहे हैं हम चीज़ें वहाँ पे। अब वहाँ पे तो ये हम सोच भी नहीं सकते कानून को, तो और कोई भी बंदा, इवन प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी तोड़ ही नहीं सकता कानून को। तोड़ेगा तो फिर सज़ा मिलेगी वहाँ पे, सीधी बात है। आप देखें, कहीं भी जाएँ आप, बैंकों में जाएँ, कहीं भी जाएँ, ट्रेनों में जाएँ, और वहाँ पे सीधा वो लाइन्स लग जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बड़ी है, शायद यहाँ पे ये एहसास हो गया है कि हम लाइनें जब टूटती हैं, झगड़े भी होते हैं, वो एक महसूस करते हैं लोग कि शायद चीज़ों की कमी हो ना जब जी, कि अगर मैं जल्दी में ना ली कोई चीज़ तो मेरा ख्याल मेरी बारी नहीं आएगी, फिर मैं रह जाऊँगा पीछे। वहाँ पे ये चीज़ सबको यकीन होता है कि मुझे मिलनी है चीज़, तो वहाँ पे लाइन पे लग जाते हैं कि जब सब्र हो जाता है जी वहाँ पे, और ये फॉलो करते हैं। सिस्टम डेवलप करने की बात है जी, और मेरे ख्याल से साथ साथ लोगों को अवेयरनेस देने की अवेयरनेस बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, आप जब पाकिस्तान आते हैं तो कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छा अगर ये हो जाए तो शायद सिस्टम मज़ीद बेहतर हो सके, कि वहाँ की आपने वहाँ का सिस्टम भी देखा, यहाँ भी आप पले बढ़े, ग्रेजुएशन आपने सारा यहाँ से किया, यहाँ का सिस्टम भी आपको पता है, तो कोई एक चीज़ जो आपको लगे कि ये अगर ठीक हो जाए तो शायद पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो? पहला तो सबसे ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर जो हमारी जो हुकूमतें होती हैं वो अगर ध्यानदारी के साथ, पहले ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना जी, इसको चलते रहना चाहिए, इसमें काफ़ी फिर अच्छे लोग आस्ता आस्ता आ जाएंगे। और दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं, इनमें ये देखें कि कम से कम जब ये लोगों को खड़ा करते हैं अपने इलेक्शनों में, तो उसमें कम से कम एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करें, कम से कम अच्छी बातें करें, वो झगड़े ना करें। फिर वो ये मामला तो इस तरह, ये प्रोटोकॉल बड़ा है, इसको भी ख़त्म करें इन चीज़ों को। एयरपोर्ट्स पे आप जाएं, बाकी जगहों पे जाएं, वो आपकी फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं, फलां हो रहा है, ये कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा को वो सीखें कि हम भी आम लोगों की तरह हैं। जब वहाँ उस मुल्क में आप देखें जी, प्राइम मिनिस्टर घर गया, उसने बैग पकड़ा, डेविड कैमरून ने, वो जा रहा है अपने बीवी के साथ, 2 उसमें हाथ में पकड़ा हुआ, कोई उसको कोई बात नहीं है, और उसमें कभी हम खुद गए ऐसे, सब लोग ही ऐसे करते हैं वहाँ। और मेरे ख्याल से होना भी यही चाहिए कि अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आवाम के साथ रहना चाहिए, और फिर ये वीआईपी कल्चर जो है वो थोड़ा सा खत्म होना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच सरफराज साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड लक, एंड आई रियली होप कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रखें और इसी तरह से आपको मकबूलियत भी मिलती रहे और आप लोगों के काम भी आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आगे बढ़ेंगे, अपना सेगमेंट शामिल करेंगे, मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले मूवी है जी बेन-हुर, और 2:30 बजे और 10 बजे लगी हुई है ये सिनेस्टार आईमैक्स में। सुसाइड स्क्वाड 5 बजे और 12:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स, और 5:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में।
तेरी मेरी लव स्टोरी 2 बजे और 10:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप और 3 बजे 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। अकीरा लगी हुई है 8 बजे और 3 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 7 बजे और 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मैकेनिक रिसरेक्शंस मूवी है जी 6 बजे और 12 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 5 बजे और 9:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और मॉर्गन मूवी लगी है जी 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप, 3:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें ईमेल कीजिए 10@serified2.tv पर या फिर फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए www.facebook.com/city10। देखते रहिए serified2।